तो स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और हमारी जो सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 48 वीडियो है, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के शिफ्ट वाइज साइंस के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर करते हैं। तो ये है हमारा 10/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो। इससे पहले जो भी शिफ्ट हुई थी उनके हमने सॉल्यूशन करा दिए हैं और प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप इससे पहले जो 47 वीडियो आए थे उनको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही आपके जो रेलवे के हैं सारे ही क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमने फिजिक्स यहाँ पर देखिए मैथ्स के लिए और यहाँ पर आपको रीजनिंग के लिए बोला था। तो गाइज हो क्या रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। जो मेरा दोस्त है ना वो बोर्ड पे तो पढ़ाता है, लेकिन उसको मोबाइल में ना ये पेंसिल का यूज़ करना और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना यूज़ करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको मैं 2-4 दिन में एक्सपर्ट कर दूंगा और फिर आपके सामने मैथ्स के भी प्रीवियस ईयर शिफ्ट क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था, ठीक है, तो उसके अनुसार किस तत्व थे उनमें लोहे के समान गुण होते हैं तथा इन्हें बहुत दूर रखा गया था। अब देखिए न्यूलैंड ने क्या कहा था, अष्टक नियम दिया था और अष्टक नियम उन्होंने बोला था कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर लिखे ना तो प्रत्येक 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के समान गुण में समानता दिखाता है। ये आपके न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए लोहे के समान जो गुण धर्म दिखाते हैं ना वो आपके थे कोबाल्ट और निकल, और इनको इन्होंने बहुत दूर रखा था, अपनी श्रेणी में भी नहीं रखा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है। अब देखिए अगर हम ऐसे बात करें ना कि सर कोई सा परमाणु होता है उसमें कौन से परमाणु होते हैं, देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये आपके अगर इसकी तुलना करें ना तो हाइड्रोजन से हम जो हमारे पूरे तत्व हैं उनकी तुलना कर सकते हैं कि उनके अंदर एक ना एक यानी कि कम से कम आपके जो भी आपके पाए जाते हैं जो परमाणु होते हैं, चाहे किसी के भी परमाणु हो, उनके अंदर हाइड्रोजन के गुण तो पाए जाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो उनके अंदर होगा ही होगा, केवल न्यूट्रॉन को छोड़कर। तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन जो होता है वो आपके सभी परमाणुओं में मौजूद होता है, ठीक है। थोड़ा इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सूर्य की जो रोशनी होती है उसकी उपस्थिति में कौन होता है हाइड्रोकार्बन से मिलने पर एक तीव्र अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य की जो रोशनी होती है ना उसमें आपकी क्लोरीन गैस होती है ना, वो क्या करती है हाइड्रोकार्बन के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्शन करती है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। और ये आपके जब क्लोरीन गैस उनसे मिलती है ना तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है अगर हमको सूर्य की उपस्थिति में उसको करवा देते हैं तो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि HIV जो होता है, ठीक है, HIV जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए HIV होती है एक वायरस से होने वाली, विषाणु से होने वाली बीमारी होती है और ये क्या करती है हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है ना, हमारी जो प्रतिरोधक जो तंत्र होता है उसको ये क्या करती है नष्ट करने लग जाती है और जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है HIV का वो होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, ठीक है। यानी कि आपके जो ह्यूमन होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर में कमी करने वाला वायरस, ठीक है। और इसकी वजह से आपके एड्स रोग होता है, आपको पता हो तो AIDS ये रोग होता है, ठीक है, आपके ये रोग होता है HIV से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस घटना के कारण आकाश में तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, ठीक है। आप आकाश में तारों को देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि तारे हैं वो आकाश में ऐसे लगते हैं कि जैसे टिमटिमा रहे हो। तो वहाँ पर गाइस होता क्या, प्रकाश का एक घटना होती है जिसको बोलते हैं अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपके ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शब्द रखे हैं अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन। तो देखिए प्रकीर्णन होता है ना स्कैटरिंग, उसमें क्या होता है कि जब किसी आपकी कोई निश्चित प्रकाश होता है वो प्रिज्म से गुजरता है ना, ठीक है, आपका सफ़ेद प्रकाश होता है, वो जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है, और अपनी दिशा चेंज हो जाती है, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना तो वो उस माध्यम में जाती नहीं है बल्कि उसी माध्यम से टकरा कर वापस लौट आती है। यानी जैसे ये कोई माध्यम था और यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही थी ना, ये
तो ये क्या करेगी, आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये आपका जो माध्यम है वो क्या है, आपका पारदर्शी नहीं है। तो क्या है कि प्रकाश किरणें वापस लौट जाएंगी उसी माध्यम में, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दूध का जो घनत्व होता है, दूध की डेंसिटी होती है, उसको कौन सा आपका यंत्र है वो मापता है। तो आपको पता होगा, तो बिल्कुल सीधा सा है, लैक्टोमीटर। ठीक है, और आपको पता दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ही लैक्टोमीटर पड़ गया। ठीक है, बैरोमीटर होता है वो वायु दाब को मापता है, थर्मोमीटर होता है वो आपको पता है टेम्परेचर मापता है। आपको जब बुखार उखार चढ़ जाता है तो डॉक्टर आपके थर्मोमीटर लगाकर आपके मुंह के अंदर आपको बुखार चेक करता है कि आपका कितने डिग्री है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, अब ऑटोमोबाइल्स का मतलब मोबाइल का मतलब नहीं होता है, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कि जीप, कार, बस ना, ये आती हैं। तो ऑटोमोबाइल में जो दूरी तय होती है ना, आपको पता है मीटर लगा रहता है। आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो एक तो स्पीड दिखाता है, और यहाँ पर ऐसे मीटर लगा रहता है, आपको बताता है कि इतने किलोमीटर चला होता है। तो वो दूरी होती है ना, जो दूरी लिखी होती है कि इतने किलोमीटर चल लिया, तो उस दूरी को कौन मेजर करता है, कौन मापता है? तो गाइज उसका नाम होता है ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर। ध्यान रखना, स्पीडोमीटर स्पीड मापता है। ठीक है, स्पीडो जो मीटर होता है ना, वो स्पीड मापता है कि गाड़ी कितने की स्पीड पे चल रही है। ठीक है, और स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड मापता है, ओडोमीटर होता है वो आपके क्या मापता है गाइज, वो आपके डिस्टेंस को मापता है, कितना किलोमीटर चली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस युग्म की अंतरराष्ट्रीय इकाइयां समान है। मतलब आपको जोड़ी दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि किसकी इकाई क्या है, इक्वल है। तो देखिए वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड और विस्थापन का होता है मीटर, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरी गति का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड, दूरी का भी होता है आपके मीटर, दूसरा गलत हो गया। तीसरा वेग और गति, अब देखिए वेलोसिटी और स्पीड होता है ना, इनका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो वेग होता है ना, वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और बल होता है उसका होता है न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अल्फांसो होती है वो किस फल की एक किस्म होती है। तो आपको पता होना चाहिए, आम होता है, आम की एक किस्म होती है, उसको बोलते हैं अल्फांसो। अल्फांसो आम का एक वैरायटी होती है, एक किस्म होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर होता है उसका नेत्र ही बहुत ही साधारण होते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे से नेत्र होते हैं, और होते क्या है, जब वो किसी प्रकाश में रखते हैं ना, तो प्रकाश को देखने के लिए उनमें क्या पाया जाता है, मात्र एक बिंदु पाया जाता है, डॉट। उनकी आंख जो होती है ना, उनके अंदर एक डॉट संरचना पाई जाती है। तो आपको बताना है कि आपके जो जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो जानवर आपके आते हैं प्लेन एरिया के अंदर। किसके अंदर आते हैं? जो प्लेन एरिया होता है ना, इसकी जो आंख होती है एक डॉट यानी कि एक बिंदु की रूप में होती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको गाइस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर लेंस की बात हो रही है तो अभिसारी जो लेंस होता है वो होता है उत्तल। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर यहाँ पर लेंस की बात हो रही है और अभिसारी पूछा है तो आपको ध्यान रखना है उत्तल। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे कि अपसारी लेंस, क्या पूछा है, अपसारी लेंस, तो होगा अवतल। लेकिन यहाँ पर गाइस अगर दर्पण की बात हो रही है ना, तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं पहले कि अभिसारी क्या होते हैं। अभिसारी वो चीज़ होती है जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करती है, फोकसित करती है। और अपसारी क्या होती है, जो क्या करती है, प्रकाश की किरणों को फैला देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा दर्पण है वो अभिसारी, यानी कौन सा दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकसित करता है, तो वो आपके होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक कार होती है वो 50 न्यूटन के एक स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कार्य के लिए आपको बताया था, कार्य होता है W बराबर FS कोस थीटा। अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी तो हमेशा एक ले लेनी है, क्योंकि आपका जो कार्य किया गया है ना, जो बल लगाया गया है वो वस्तु की दिशा में लगाया गया है। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा F इंटू एस। तो F आपको दे रखा है फोर्स, जिसका मान है 50, और दूरी आपको दे रखी है 100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5000 जूल। क्या आ जाएगा? 5000 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 किलो की द्रव्यमान की एक वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो गाइस गतिज ऊर्जा होती है वो होती है E के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, E के बराबर 1/2 mv²। तो देखिए 1/2 m का मान आपको दे रखा है 12 किलो, और v का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करना जो आ जाएगा 25। तो इसको काटेंगे 6 से, और 25 × 6, तो 25 × 6 कितना होता है? 150। तो इसका आंसर आ जाएगा 150 जूल। ठीक है, 150 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8 किसका होता है। तो आपको बताया था इलेक्ट्रॉन विन्यास, आपको मैंने अलग से करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर आपको नहीं आता ना, तब भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनको जोड़ दिए, 2 और 6 कितने हो गए? 8। तो आपको ये देखना है कि परमाणु संख्या 8 किसकी होती है, मतलब 8 नंबर पे कौन सा तत्व आता है। तो देखिए आपका ऑक्सीजन होता है ना, वो आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 8वें नंबर पे आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है एक
अति ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब वो अभिक्रिया संपन्न होती है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वो यहाँ पर निकलता है, मतलब ताप या ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दो प्रकार की होती है, ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्मा शोषी क्या होती है, जिनमें ऊष्मा की कमी होती है, ठीक है, और ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखिए आपको ध्यान होना चाहिए, जो जल के अंदर जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं, जल के अंदर किसी भी अम्ल को डालते हैं, तो गाइज ये एक आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर डाली बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ से निकलती है इस अभिक्रिया के दौरान। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्न में से किसका संचारण होता है। संचारण का मतलब एक तरह से गलना, जंग लगना, उसको बोलते हैं संचारण होना। तो आपको पता है लोहे के अंदर जंग लगती है, तो लोहा यानी कि Fe इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 90 ग्राम आपका पानी है, उसके अंदर कितने मोल होते हैं। तो देखिए मोल याद करने के लिए मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री पूरी करा दी है, मैंने आपको रेलवे में आने वाली। तो आपको बताया था मोल जो होते हैं ना गाइस, मोल वो क्या होते हैं, ग्राम में भार बटे अणुभार। तो ग्राम कितना है, 90 ग्राम, और अणुभार यानी कि पानी की बात करें तो पानी होता है H2O। तो देखिए H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, H2O जो होता है इसका अणुभार कितना हो जाएगा, H2O, 2 H है तो इसका हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो गया 18। तो यहाँ पर देखिए मोल निकालेंगे तो ग्राम में भार यानी कि 90, और इसमें भार लगा देंगे 18 का, तो कितना हो जाएगा 18/5, यहाँ पर आ जाएगा 5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है कि गुरुत्वीय त्वरण जी होता है उसका मान किस पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है ना जी, उसका फॉर्मूला होता है जी बराबर Gm/r², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी होता है उसे बोलते हैं आपका जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है वो, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। एम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 1 भी राइट है। और R² कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या, ऑप्शन नंबर 4 भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो आपके निर्भर नहीं करता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सत्य है। तो देखिए प्रमस्तिष्क होता क्या है, ये आपके जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, ठीक है, उसका ही एक भाग होता है। अग्र मस्तिष्क अनुमस्तिष्क जो होता है उसका एक भाग होता है, ठीक है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो भाग होता है ना गाइस, हमारे मस्तिष्क का लगभग 70 से 80% जो भाग होता है वो आपके प्रमस्तिष्क ही होता है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या चीज़ सत्य है। पहला कि ये मस्तिष्क का अग्र, श्रेष्ठ व पार्श्व भाग होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये भी सही है। इसके 3 भाग होते हैं, ये गलत बात है, इसके 3 भाग नहीं होते। और ऑप्शन नंबर 4 यह अग्र मस्तिष्क का ये भाग होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि इसमें 3 भाग नहीं होते हैं, ये कथन आपके गलत है, ठीक है। ये आपसे पूछा कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सत्य अच्छा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना कौन सा सत्य नहीं है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा आप सही कर लेना, कौन सा आपके सही नहीं है ना, इस प्रकार से कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सत्य है, ठीक है। दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। पहला आकार क्या होता है उसके बारे में दे रखा है। तो देखिए आकार के बारे में बोल रखा है कि पदार्थ के कणों का स्थान होता है ना, वो उसके आधार पर जो आकार होता है वो चेंज होता है, बिल्कुल सही है। और गैस होती है उनका कोई आकार नहीं होता, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है। दूसरा देखते हैं पानी का पात्र भरना। तो देखिए यह ऊंचे दाब में आयतन को कम कर देता है तथा यह गुण गैस दर्शाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है गलत है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा केवल पहला कथन सत्य है। क्या बोलेंगे, केवल पहला कथन है वो सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैवोलियर स्मिथ था, उसने जीवों को कितने भागों में विभाजित किया था। अब देखिए जब जीवों का वर्गीकरण किया गया था तो आपको पता है यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, तो वहाँ पर एक वैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम था कैवोलियर स्मिथ। इन्होंने जो जीव थे पृथ्वी पर पाए जाने वाले उनको 6 भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया था। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो R.H. व्हिटेकर ने 5 भागों में बांटा था ना वो बहुत पूछा जाता है, लेकिन कई बार पूछ लेता है भाई किसने बांटा था, तो ये आपका कैवोलियर स्मिथ था, उन्होंने 6 भागों में बांटा था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बंदूक से अगर कोई गोली चलाई जाती है और वो लक्ष्य के अंदर घर में, मान लीजिए आप किसी पेड़ के अंदर, किसी दीवार के अंदर कोई गोली चलाते हैं, तो वो गोली क्या होती है उसके अंदर चली जाती है। तो आपसे पूछते हैं उस स्थिति में गोली में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आपको पता है कि जो गोली जब जाती है ना तो वो स्पीड से जाती है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा रहेगी भाई, गतिज ऊर्जा। कौन सी रहेगी, गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओम के नियम के अनुसार किसका मान स्थिर रहता है। किसका मान रहता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखिए किसका मान फिक्स होगा, आपको पता होगा ओम का जो नियम होता है वो होता है आपका V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। तो देखिए R का मान निकालेंगे, तो देखिए R क्या होगा, R बराबर होगा V/I। और R क्या होता है गाइस, R एक आपके स्थिरांक ही होता है और जिसको बोलते हैं आपका चालक का प्रतिरोध। तो V/I का मान ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, आपके स्थायी होता है या स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर
आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्थानांतरित कृषि होती है उसका अन्य नाम क्या होता है। तो देखिए आपकी एक होती है झूम खेती, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है गाइस, पेड़ पौधों को जला देते हैं और उनके ऊपर खेती की जाती है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं आपके चेंज करते रहते हैं, यानी कि पेड़ों को जलाया फिर खेती कर ली, उस जगह को छोड़ देंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर खेती करेंगे, पेड़ पौधों को जलाएंगे। तो इस प्रकार जो खेती होती है उसे बोलते हैं झूम खेती। ये आपके पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अधिक सांद्रता वाले H2SO4 के साथ 443 डिग्री केल्विन पर इथेनॉल को गर्म करने पर किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब उसके जल उसके अंदर से निकल जाता है, आपके जो इथेनॉल होता है ना उसके अंदर से जल निकल जाता है और क्या बनता है तो आपको ध्यान होना चाहिए एथीन है वो इसका निर्माण होता है। यानी कि जो एथेनॉल होता है ना, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल होता है C2H5OH, है ना। अब इसका निर्जलीकरण करेंगे मतलब इसके अंदर से जल निकालेंगे, जल क्या होता है H2O। तो देखो इसके अंदर से निकालो, तो देखो मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ C2H5OH। अब इसमें से H2O निकालना है, तो देखो यानी कि एक तो H, दो तो H निकालने हैं, एक और निकालना है। तो देखो 2H निकालेंगे तो देखो ये 5 और ये 6H है ना, तो C2H4 हो गया और O भी बाहर निकल गया, तो C2H4। और C2H4 किसका तो सूत्र होता है एथिलीन का, ठीक है, ये इसको बोलते हैं एथीन। एथीन का सूत्र होता है आपके C2H4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब क्या होता है कि भाई उसके अंदर जैसे ही करंट देंगे ना, विद्युत धारा देंगे तो वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसे बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो देखिए आपको पता है विद्युत हीटर होता है ना, वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर ही आधारित होता है। जैसे आप हीटर के अंदर धारा देते हैं, विद्युत धारा देते हैं तो उसका तापमान है वो बढ़ जाता है, तो विद्युत हीटर होता है वो आपके विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही आधारित होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी होती है, यानी कि नामकरण दिया गया था वो कार्ल लिनियस ने, सबसे पहले आपके द्विनाम पद्धति दी गई थी, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 48 वीडियो गाइस। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी दोस्त आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।